Welcome back to my channel Lakshmi Gyan Udyog. In this video we are going to start a new subject, that is business study, and a new chapter number 1, in which we are going to study about business, trade and commerce. So let's start. First of all, we are going to know about the definition of business. What business is: any economic activity that is undertaken regularly and continuously to satisfy the societal need as well as to earn profit through the mechanism of sale and purchase of goods and services is called a business. हम जानते हैं कि बिज़नेस एक्चुअली में होता क्या है। कोई भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे या कंटिन्यूस बेसिस पे की जाए ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसकी नीड भी पूरी हो जाए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी हो जाए। ये हम कैसे करेंगे? जो भी गुड्स या सर्विसेज हमने मैन्युफैक्चर किए, बनाई है, उनको सेल करके या फिर परचेज़ करके। सेल पहले परचेज़ करेंगे तभी तो हम सेल कर पाएंगे। ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी की क्या करेक्टरिस्टिक है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो बिजनेस है हमारा वो एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस कंसिस्ट ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, हैंस इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है? क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं ताकि हम क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। सेकेंड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर क्रिएटिंग वैल्यू। In business, there should be transfer or exchange of goods or services for value. Production of goods for the purpose of personal consumption is not termed as business. यानी कि जो भी हम बिजनेस में सेल या परचेज करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, उसके बदले में हमें क्या मिलते हैं? कुछ पैसा मिलते हैं, कुछ मनी मिलती है, जिसको जो कि बिजनेस हम क्यों करते हैं? ताकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। जो भी प्रोडक्शन की जाती है गुड्स या सर्विसेज की फॉर द पर्सनल कंजप्शन, यानी कि जो कि हम किसी को सेल नहीं कर रहे लेकिन हम पर्सनली उन गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। टू कंस्टिट्यूट अ बिजनेस देयर शुड बी डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर इंटरवल। Doing one single transaction does not constitute business. For example, selling your old book or furniture and परचेज अ न्यू वन इज़ नॉट टर्म्ड एज बिजनेस। यानी कि रेगुलेटरी इन डीलिंग क्या होता है? जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने कोई भी एक चीज़ बेची, सपोज करो हम 9th में हैं, ठीक है, हमने 9th कंप्लीट कर लिया, हम 10th में आ गए हैं, तो 9th की जो बुक्स है हमने बेच दी और उसके बदले में हमें पैसा मिला, फिर हमने नई बुक्स खरीदी 10th क्लास के लिए, तो ये हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी वो होती है जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे करते हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना या फिर उनको परचेज करके सेल करना। इन एवरी बिजनेस एंटरप्राइज बिफोर द कंजम्पशन प्रोडक्शन टेक प्लेस। एज अ रिजल्ट अ बिजनेस इधर मैन्युफैक्चर द गुड्स on its own or purchase them from the producer and then sell them to end customers। यानी कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने से पहले उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी प्रोडक्शन की जाती है। या तो जो बिजनेसमैन है वो उसका काम ही ये है कि गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। अगर बिजनेसमैन का काम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है तो वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है, ठीक है, फिर उसको उसकी फाइनल यूज़र तक सेल करता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। हर एक बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। द नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा जो प्रॉफिट अर्न नहीं करता होगा। हैंस ऑल द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्निंग ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। यानी कि जो हमारे बिजनेसमैन है वो हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। Uncertainty of return. It's not certain how much profit a business is going to earn, as there is a possibility of loss as well. Because of the changing environment, every business has to handle both losses as well as profit. यानी कि जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें सर्टेनिटी नहीं है कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। रिस्क। एवरी बिजनेस इज एक्सपोज टू सर्टेन रिस्क। These risks can either be due to natural factors, human factors, financial factor or personal factors. Therefore, both profit and loss work hand in hand and every business has to take some risk in order to survive. यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस हो। हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। यानी कि
नेचुरल फैक्टर्स में क्या आ सकता है, हमारे डिजास्टर्स वगैरह आ सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे। फाइनेंशियल फैक्टर यानी कि जो भी हम बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है, ठीक है, तो हम लोन लेने जा रहे हैं तो हमें लोन नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। हमें इन सारे के सारे रिस्क को लेके अपने बिजनेस को चलाना होता है। उसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कैरिड आउट बाय अ पर्सन विद स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल इन ऑर्डर टू सर्व सोसाइटी इज कॉल्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, वो एक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसके लिए की जाती है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। यानी कि प्रोफेशन वो होती है जो जिस पर्सन के पास कुछ स्पेशलाइज नॉलेज हो, एक स्पेशलाइज स्किल हो, ठीक है, वो अपनी नॉलेज स्किल को सोसाइटी को सर्व करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। यानी कि एक टीचर है तो टीचर्स के पास क्या है कि उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है, वो स्टूडेंट्स को नॉलेज देते, स्किल देते, उसके थ्रू ही वो अपनी क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व डूइंग वर्क फॉर समवन एल्स इज इन कंसिडरेशन ऑफ मनी इज टर्म्ड एज एम्प्लॉयमेंट। कोई भी पर्सन जो दूसरों के लिए काम करे, उसके बदले में उसको पैसा मिले, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब हम जानते हैं कि बिजनेस जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, द बिजनेस एक्टिविटी आर मेनली क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। यानी कि जो हमारा बिजनेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक होता है कॉमर्स से रिलेटेड। फिर फर्दर कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सबसे पहले हम जानते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन इकोनॉमिक मोटिव। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एसेट्रा। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या चीज़ होती है, रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना या उनको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज बेसिकली रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल्स। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिफरेंट एक्टिविटी दैट लीड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निकालना, जो चीज़ हम धरती में से, अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जैसे कि हमें ऑयल मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। ऑयल में हम क्रूड ऑयल ले सकते हैं जो कि हम अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। जो हमारा क्रूड ऑयल है वो भी एक प्राइमरी फैक्टर है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम समझते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होते हैं। दिस इंडस्ट्री डू ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द यूज़ इन फर्दर रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म्स, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं हम, इस इंडस्ट्री के अंदर ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। सपोज करो प्लांट्स है, ठीक है, वहाँ से हम क्या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। ये सारे हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री के पार्ट हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। अब है सेकेंडरी इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री आर कंसर्न विद फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर सो एज टू कन्वर्ट दैम इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है, जो भी प्रोडक्ट हमने प्राइमरी सेक्टर से, जो भी हमने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया था, उसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, उसमें हम चेंजेस करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स, इन दैट रॉ मटेरियल वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रोसेसेस टू मेक इट फाइनल प्रोडक्ट। सो हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, दिस इंडस्ट्री एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रिएटिंग यूटिलिटीज़। यानी कि जो मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया था, रॉ मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया था प्राइमरी सेक्टर से, उसमें हम कुछ प्रोसेस करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री सेपरेट एंड बाइफोकेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द बेसिक मटेरियल सो एज टू प्रोड्यूस वेरियस बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम एलिमेंट। यानी कि जैसे कि हमने बात की, प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया था, निकाला था, जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था ऑयल का,
क्रूड ऑयल का हम एग्जांपल लेते हैं। क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ। सो उस पर हमने प्रोसेस किया और उस क्रूड ऑयल में से हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिले, जैसे कि पेट्रोल निकला, डीजल निकला, जो कि आपको भी पता है कहाँ पे यूज़ होता है। यानी कि जो पेट्रोल और डीजल है ये हमारा क्या है, एक तरीके से फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमने कैसे प्रोसेस किया, जिसके ऊपर हमने, और पेट्रोल और हमारा डीजल निकल के आ गया। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? दिस इंडस्ट्री brings together materials and ingredients from various sources and combine them to form a new product, for example cement, fragrance and plastic। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, हम बहुत सारे रॉ मटेरियल को, अलग अलग रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं एक नया प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एग्जाम्पल हो गई सीमेंट, फ्रेगनेंस और प्लास्टिक। उसके बाद आती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन एंड ऑफ रॉ मटेरियल एंड processing of resources and raw material so as to produce semi-finished or finished goods, for example sugar industry, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। यानी कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट का हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया अर्थ से, और उसके ऊपर ही हमने क्या किया, प्रोसेस किया और एक नया प्रोडक्ट बनाया। उसके बाद है असेंबलिंग इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरियस फर्म टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। For example, different components of various industry are brought together to assemble them and convert it into a टेलीविजन, कंप्यूटर, कार एक्सेट्रा। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे कि हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम अर्थ। उसके बाद हमने सेकंड इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस किया, अलग अलग इंडस्ट्री ने उसको क्या बनाया, एक तरीके से फिनिश गुड बनाया। लेकिन जो फिनिश गुड्स है उन इंडस्ट्री के लिए फिनिश गुड है, लेकिन जो इंडस्ट्री उनको लेके आएगी, खरीद के आएगी, उन पर फिर से प्रोसेस करेगी, उनके लिए वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर के कोई कंपोनेंट्स हो गए, कुछ पार्ट्स हो गए, एक इंडस्ट्री के लिए तो वो फिनिश गुड है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल है। उसको हम बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम क्या कर रहे हैं, अपने फिनिश गुड्स को लेके आ रहे हैं, और उनके लिए फिनिश गुड्स है, लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 पार्ट होते हैं। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में होता है कि हमने जो भी रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, उस पर हमने प्रोसेस किया और उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने निकाला। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, इस इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को लेके आते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, थर्ड था प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक ही रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस किया और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम क्या करते हैं, उनके फिनिश गुड्स को लाते हैं, उनके लिए वो फिनिश गुड्स है, लेकिन हमारे लिए वो रॉ मटेरियल है। उन सारे रॉ मटेरियल को हम कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दूसरा हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। These industries are involved in the construction sector and it involves construction work such as building, dam, bridges, etc. ठीक है, पहले था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल को क्या करती है, कन्वर्ट करती है, प्रोसेस करती है एक फिनिश गुड में। दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो क्या करती है, कंस्ट्रक्शन वर्क करती है, बिल्डिंग बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है। ये सारी किसके अंदर आती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। उसके बाद है टर्शियरी इंडस्ट्री। This industry provides support service to primary and secondary industry so that they can perform their work without any hindrances. For example, banking industry, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री थी वहाँ पे रॉ मटेरियल होता था, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करते थे, और टेरिस्ट्री इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। वो उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर उनको पैसे की ज़रूरत है उन प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, तो वो टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, बैंकिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। अब प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री करती है। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। उसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स के अंदर क्या होता है, वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड्स होती है जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, किसी गुड्स या सर्विसेज को सेल या परचेज करने के लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी दैट
assist in removal of hindrances of people, place, time, finance, risk, information faced during the exchange of goods and services। यानी कि कॉमर्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, कॉमर्स हेल्प प्रोवाइड करता है जितनी भी हिंड्रेंसेस होती है, रुकावटें होती है पीपल में, ठीक है, प्लेस में, टाइम में, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रिस्क है, ठीक है, वाइल जब भी हम गुड्स या सर्विसेज को सेल या परचेज करते हैं तो जो भी हमें प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, कॉमर्स। इसके अंदर क्या आता है, कॉमर्स के अंदर दो पार्ट में एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है, एक तो है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट इज टर्म्ड एज ट्रेड। यानी कि गुड्स या सर्विसेज को हम बाय कर रहे हैं या सेल करते हैं जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसको ही हम बोलते हैं ट्रेड। द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेड आर रेफर टू एज ट्रेडर। यानी कि जो लोग इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बाइंग या सेलिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं ट्रेडर्स। ट्रेड कैन बी बाइफोगेटेड एज, ट्रेड को भी हमने डिवाइड किया है होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है, इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। यानी कि हम अपनी कंट्री के अंदर गुड्स को सेल या परचेज करते हैं जिसको हम बोलते हैं होम ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग विद इन अ लोकल एरियाज। हम अपने लोकल एरियाज में गुड्स को बाय या सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल ट्रेड। स्टेट ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग विद इन अ सिंगल स्टेट, दैट इज इंटर स्टेट ट्रेड। यानी कि जब हम एक सिंगल स्टेट के बीच में बाइंग या सेलिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रेड। नेशनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन द स्टेट्स। जब हम स्टेट्स के बीच में ट्रेड करते हैं उसको हम बोलते हैं नेशनल ट्रेड। जब हम एक स्टेट के बीच में ट्रेड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रेड। जब हम अपने लोकल एरिया के अंदर ट्रेड करते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल ट्रेड। अब बात आती है फॉरेन ट्रेड की। इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द डोमेस्टिक बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। जब हम अपनी डोमेस्टिक बॉर्डर के बाहर जाके इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। इसके अंदर क्या होता है, इम्पोर्ट, इट रेफर टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री। यानी कि जब गुड्स हम परचेज करते हैं किसी और कंट्री से, सपोज करो दो कंट्री है, एक है इंडिया, ठीक है, एक है यूएसए, एक है इंडिया और एक है यूएसए। इंडिया कंपनी क्या करती है, यूएसए की कंपनी से कोई प्रोडक्ट को मंगवाती है अपने पास, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना, कि इंडिया की कंपनी ने यूएसए से गुड्स को इंपोर्ट किया, परचेज किया। एक्सपोर्ट क्या होता है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्री। जब हमारी इंडिया की कंट्री सपोज करो यूएसए की कंट्री को कोई गुड्स सेल करती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है, इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू सम थर्ड कंट्री। सपोज करो 3 कंट्रीज है, ए बी और सी। ए बी और सी 3 कंट्री है। ए कंट्री ने क्या किया, बी कंट्री से सामान को एक्सपोर्ट किया, मंगवाया। ए ने बी से सामान को मंगवाया, ठीक है। अब ए कंट्री ने उस सामान को सी कंट्री को बेच दिया। यानी कि एक ऐसी कंट्री जो सामान मंगवाती है एक कंट्री से और दूसरी कंट्री को बेच देती है। यानी कि वो कंट्री जो सामान मंगवा रही है या बेच रही है वो खुद उस सामान को यूज़ नहीं कर रही, बट कि उनके बीच में क्या है, एक तरीके की लिंक प्रोवाइड कर रही है। यानी कि ए कंट्री ने बी कंट्री से तो मंगवाया सामान और सी कंट्री को सेल कर दिया, उसको हम बोलते हैं इंटरपोर्ट। उसके बाद आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। Auxiliary to trade assists the buying and selling of the goods and services by removing the hindrances of place, people, time, finance, risk and information. Auxiliary to trade क्या करता है, हेल्प करता है ट्रेड में बाइंग या सेलिंग की। जो भी हम बाय या सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, ये हेल्प कैसे करता है, जो भी हिंड्रेंसेस है, टाइम से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, किसी भी तरीके का रिस्क है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो उनमें हेल्प करता है हमारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कैसे, द ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यानी कि कैसे हेल्प करता है, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कैसे, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी फिनिश गुड्स है, ठीक है, वो सारे उनके प्रोडक्शन की जगह से लेके कंजम्पशन तक कौन पहुँचाता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान जो है, रॉ मटेरियल जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में फॉर फिनिश गुड्स पहुंचाया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्ट।
फिनिश गुड से प्रोडक्ट तैयार हो गया है, अब वो प्रोडक्ट कौन कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर उसकी कंजम्पशन करेंगे, यानी कि जो प्रोडक्शन सेक्टर से कंजम्पशन प्लेस तक कौन पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही वो सामान पहुंचाया जाएगा। कम्युनिकेशन एनेबल इजी इंटरेक्शन बाय वन पार्टी विद द अनदर हु आर फार फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक पार्टी लखनऊ में है, एक जापान में है, दोनों क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से बात कैसे करें? ठीक है, उनके बीच में जो भी मोबाइल के ज़रिए या भी जो भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, इट असिस्ट इन रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंसेज कॉज ड्यू टू प्लेस, यानी कि प्लेस की वजह से जो भी हिंड्रेंसेज है, प्लेस क्या एक बहुत बड़ी हिंड्रेंसेज है कि किस तरीके से रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक पहुँचेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुँचेगा, या फिर किस तरीके से जो पार्टीज़ है वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकेंगी। वो किसके ज़रिए पॉसिबल हो पाया? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस, इट हेल्प बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस बाय लैंडिंग लोन and credit facilities since business can't survive if funds are not available for procuring materials. It assists in removal of the hindrances caused due to finance, यानी कि कोई भी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करो जितना फाइनेंस हमें चाहिए हमारे पास उतना फाइनेंस नहीं है, तो हमारी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करेगा? बैंकिंग सेक्टर्स पूरी करेंगे। ठीक है, लोन ले बैंकिंग सेक्टर से वो क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। तो जो उनकी जो नीड्स थी फाइनेंस की वो भी किसने पूरी की? बैंकिंग सेक्टर ने पूरी की। उसके बाद है इंश्योरेंस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बिजनेसमैन फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क सच एज ड्यू टू फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। इट असिस्ट इन कर्बिंग हिंड्रेंसेज ऑफ रिस्क। सपोज करो एक बिजनेसमैन है, वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है कि प्रोटेक्शन चाहिए कि मैं बिज़नेस तो कर रहा हूँ इतना बड़ा, कहीं मेरे सामान पे आग लग गई, कहीं चोरी हो गया तो उसका तो सारा नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करता है? अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को इंश्योर करवा लेता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो ये जो प्रॉब्लम थी, हिंड्रेंसेस थी बिज़नेस करने की, कि अगर मैं बिज़नेस करता हूँ, कहीं आग लग गई, चोरी हो गया, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको किसने सॉल्व किया? इंश्योरेंस कंपनी ने, बाय प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बिजनेसमैन। उसके बाद वेयर हाउसिंग, it help business firm to overcome the problem of storage and facilitate the availability of goods. It assists in curbing hindrances of time, यानी कि अब क्या था कि जो भी गुड्स या सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, तो सपोज करो हमारे बिजनेस में वो सामान ख़त्म हो गया, अब कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं मांगने के लिए, तो हम उनको कहाँ से दें? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम अपना प्रोडक्ट जो जहाँ पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से अपने बिजनेस में ले आएँ। ठीक है, ताकि उसको स्टोर करके रख ले, जब भी हमारे कंज्यूमर को उसकी नीड होगी तो हम उसको दे सकें, ताकि कंज्यूमर का टाइम वेस्ट ना हो और मैन्युफैक्चर और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो, जो सेल या परचेज़ का बिजनेस कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन नहीं करते, सेलिंग या परचेज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर क्या करेगा? प्रोडक्शन की उसने प्रोडक्शन का सामान कहाँ रख दिया? वेयर हाउसिंग में। यानी कि जो हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड है उसने हमें एक फैसिलिटी और प्रोवाइड की वेयर हाउसिंग की, कि वेयर हाउसिंग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपने अगर मैन्युफैक्चर ने सामान बना दिया तो वो वहाँ पे उस सामान को रख सकता है और उस जगह से सेलर के पास वो सामान ईजिली पहुँच जाए, इससे टाइम भी बचेगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप, इट हेल्प देम टू इंक्रीज द सेल एंड वाइडन द कस्टमर बेस बाय प्रमोटिंग बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ वाइड स्पेक्ट्रम। इट इज़ अ टूल टू इन्फ्लुएंस कस्टमर। इट असिस्ट इन कर्बिंग हिंड्रेंसेस को ड्यू टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि अब क्या होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरर ने क्या, किसी बिजनेसमैन ने क्या किया, कोई प्रोडक्ट तो बना लिया, अब उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को तो नहीं पता ना कि क्या नया प्रोडक्ट बनाया है, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी है प्रोडक्ट के बारे में, वो काम को जो रुकावट थी कि अब प्रोडक्ट तो बन गया, अब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, जब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी प्रोडक्ट के बारे में तो वो कैसे खरीदेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो हिंड्रेंसेस थे, वो किस तरीके से सॉल्व हो पाए? थ्रू एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन की वजह से। जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करती है, लोगों को बताती है इस तरीके का प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। उसके बाद मिडल मैन, दीज पीपल एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स, दीज इंक्लूडिंग होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा। इट असिस्ट इन कर्बिंग हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। यानी कि हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं,
तो हम हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके तो वो सामान लेंगे नहीं, हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे हमें वो सारी चीज़ अवेलेबल हो जाए। शॉप्स है, शोरूम्स है, ठीक है, मॉल्स है, यहाँ पे हमें ईजिली जो भी सामान चाहिए होता है वो मिल जाता है। क्या ये सामान एक ही जना बनाता है? नहीं, अलग अलग मैन्युफैक्चर जो है वो सामान को बनाते हैं। अब वो मैन्युफैक्चर से सेलर तक सामान पहुंचने के लिए बीच में कौन कौन आता है? होलसेलर आता है। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चर से बल्क में सामान लेता है। अब वो होलसेलर क्या करता है? अलग अलग रिटेलर्स को वो सामान प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि जो मैन्युफैक्चर का सामान है वो बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे कंज्यूमर तक पहुंच जाए। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? हम बिजनेस क्यों करते हैं? मार्केट स्टैंडिंग, फॉर एवरी बिजनेस गुडविल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। एवरी बिजनेस मस्ट गिव क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस टू अर्न बेटर गुडविल। यानी कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो कोई और ना बेचता हो। हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे जैसे प्रोडक्ट और भी लोग बेच रहे हैं। अब हमें क्या करना है? अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करना है कि लोग ज़रूरी थोड़ी ना हमारा प्रोडक्ट खरीदे, हो सकता है दूसरे का भी खरीद ले। तो हम क्या करते हैं? हम अपने प्रोडक्ट की इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं और कम प्राइस पे, अपने कॉम्पिटिटर का जो प्राइस है उससे कम प्राइस है उसके इक्वली प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट की गुडविल अच्छी हो। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसको बार बार यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है, प्राइस कम है और क्वालिटी भी अच्छी है तो लोग क्या करेंगे? हमारे प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। इनोवेशन, इट मीन्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एवरी बिजनेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट शुड इनोवेट इट्स प्रोडक्ट और डेवलप न्यू आइडियाज़ टू टैकल कॉम्पिटिशन। आजकल क्या हो गया है? हमारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा कॉम्पिटिशन आ गया है, लोग नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक प्रोड्यूसर एक ही प्रोडक्ट को लगातार चलाता रहेगा तो उसका बिजनेस जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हर एक मैन्युफैक्चर को, हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को क्या करना है? अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहना चाहिए जिससे कि उनका बिजनेस सर्वाइव कर पाए। प्रोडक्टिविटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एवरी बिजनेस मस्ट एम एट इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी थ्रू द इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हर एक बिजनेस चाहता है कि मेरा जो बिजनेस है वो सर्वाइव करे, ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो यानी कि हर एक बिजनेस की प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होगी? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड्स को या सर्विसेज को सेल करेगा। सेल कैसे करेगा? जब लोगों को उसके गुड्स या सर्विसेज अच्छी लगेंगी। अर्निंग प्रॉफिट, एवरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ऑल्सो फॉर ग्रोथ पर्पस। यानी कि हर एक बिजनेस चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एक्वायर physical resources like land, plant and financial resources like fund according to their requirement and use them effectively। यानी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात करें या बिजनेस फर्म की बात करें या उन पर्सन की बात करें जो मैन्युफैक्चर नहीं करते, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके आते हैं और सीधा सेल या परचेज करते हैं, तो हर एक बिजनेस को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लैंड्स की ज़रूरत होती है, प्लांट्स की ज़रूरत होती है, मशीन्स की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी बिजनेस मस्ट वर्क इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर एंड कंट्रीब्यूट सम रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। यानी कि हर एक बिजनेस को सोसाइटी में काम करना होता है तो उनको ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो कि सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और जो उनकी प्रॉब्लम है उनको भी कम कर सके। बिजनेस रिस्क, द रिस्क कॉज ड्यू टू इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉसेज एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस हर बार प्रॉफिट ही अर्न करे, हो सकता है उसको लॉस हो जाए या फिर कोई अनसर्टेनिटीज़ हो जाए, बिजनेस में आग लग जाए, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाए बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क किस तरीके का होता है? रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, इट कैन ओनली बी रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेटेड इन फुल। यानी कि बिजनेस में जो रिस्क होता है उसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। It arises due to uncertainties like natural calamities such as earthquake, flood, etc. which are unavoidable। यानी कि किस तरीके की अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है? या तो नेचुरल कैलेमिटी या अर्थक्वेक
अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड्स आ जाए, यानी कि इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को इंश्योर करवा ले, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि रिस्क किस पे डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है, उस पर भी रिस्क डिपेंड करता है। नो रिस्क नो गेन इज़ एप्लीकेबल टू एवरी बिजनेस, हैंस प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, यानी कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे रिस्क ना हो, और जहाँ पे रिस्क बिजनेसमैन ने ले लिया वहाँ पे उसको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। हर एक बिजनेस में रिस्क तो चलता ही रहता है, बिना रिस्क लिए प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हम ये बिज़नेस में पैसा लगाएं ना लगाएं, अगर लगाते हैं अगर डूब गया तो ये रिस्क तो है, रिस्क लोगे तभी प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नेचुरल कॉज, दीज आर ड्यू टू नेचुरल कॉज such as flood, earthquake, etc. Every person has little control or no control over these causes, यानी कि नेचुरल कॉज हो सकते हैं, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, इन पे पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं होता। ह्यूमन कॉज, these cause include unexpected event caused by man such as negligence of employees, power failure, employees और customer dishonest practice, यानी कि ह्यूमन कॉज क्या होता है, विच इज़ रिलेटेड टू मैन पावर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या कर दे, स्ट्राइक कर दे, हड़ताल कर दे, काम बंद कर दे, तो एक तरीके की ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। पावर ना हो, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब पावर ही नहीं है तो मशीन ही नहीं काम कर रही तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। एम्प्लॉयज़ और कस्टमर डिसऑनेस्ट, यानी कि एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, या फिर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को ही नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, वो किसी और हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इस तरीके की कॉज जो है ह्यूमन कॉज के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक कॉज, द इकोनॉमिक कॉज इन्वॉल्व द चेंजेस एंड वेरिएशंस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आता है इकोनॉमिक कॉज, जैसे कि अनसर्टेनिटी ड्यू टू चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, चेंज इन प्राइस, टैक्स रेट एक्सेट्रा, यानी कि टैक्स में चेंज आ गया, ठीक है, प्राइस में चेंज आ गया। कैसे, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारा कॉम्पिटिटर्स भी वही प्रोडक्ट बना रहा है, जितने प्राइस का हम बेच रहे हैं उससे कम प्राइस में वो बेच रहा हो, ठीक है। या फिर हम जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके प्राइस में भी चेंजेस आएंगे। पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, कॉज, इकोनॉमिक कॉज के अंदर आते हैं। अदर कॉजेज, ऑल दोज कॉजेज विच कांट बी कंसिडर्ड अंडर द अबव कॉजेज आर द अदर कॉजेज सच एज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, यानी कि जो कॉज ऊपर इन 3 कॉजेज में नहीं आए वो किस में आते हैं, अदर कॉज में आएंगे, जैसे कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन क्या होता है, जो हमारी कंट्री की करेंसी के प्राइस है वो चेंज हो गए हैं। इसके बारे में आप आगे आने वाली क्लासेस में और अच्छे से समझ पाओगे कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं। इसके ऊपर एक चैप्टर है 12th क्लास में। फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सेलेक्टिंग ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, कि हमें किस तरीके का बिजनेस करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस विच पर्सन wants to do. It depend upon customer requirement in the market and also the knowledge that person has about the product. A person can enter primary, secondary or tertiary industry based on the possibility of profit, demand, customer preference etc. यानी कि अब हम बिज़नेस में एंटर करना चाहते हैं, हम भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने हैं कि हम जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, कितना बड़े लेवल पे हम बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, हमें कितनी नॉलेज है किस चीज़ के बारे में, हम कौन से सेक्टर में जाके काम करें, प्राइमरी सेक्टर में जाके काम करें, सेकेंडरी में करें या टर्शियरी सेक्टर में जाके काम करें, हम बैंकिंग का करें, इंश्योरेंस का करें या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करें, कहाँ पे जाके हम काम करें, ठीक है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है या किस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, किस सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट है। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस साइज़ का या कौन सा बिजनेस करना चाहिए। साइज ऑफ बिजनेस, एवरी पर्सन हैज़ टू डिसाइड वेदर इट वांट टू ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल और अ मीडियम स्केल
It depends upon demand for the product and the necessary capital that person has. If a person is optimistic about all the factor, he can open up his business on a large scale and vice versa. यानी कि अब ये आता है, हमने बिज़नेस तो सिलेक्ट कर लिया कि हमें कौन सा बिज़नेस करना है, कौन से सेक्टर में हमें जाना है. अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि किस लेवल पे हमें काम करना है. क्या हमें लार्ज स्केल पे काम करना है या हमें स्मॉल स्केल पे काम करना है. हमारे पास कितनी कैपिटल है, पैसा कितना है इन्वेस्ट करने के लिए बिज़नेस में, या फिर डिमांड कितनी है, कस्टमर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की. उसके बाद है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज. It's another important factor while starting a business. The location of business it depend on the easy availability of raw material and labor, banking service, transportation service nearby, etc. Any mistake in this can result in high losses to business. यानी कि सपोज करो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम सेकेंडरी सेक्टर में काम करेंगे, हम सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे. अब उसके लिए हमें एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी होगी जहाँ से हमें रॉ मटेरियल भी इजीली प्रोवाइड हो जाए और बहुत सारी जो फैसिलिटी लेबर मिल जाए, इजीली लेबर अवेलेबल हो, बैंकिंग सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जहाँ पे हमें इजीली फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाए. ऐसी जगह पे हम काम करेंगे, ऐसी लोकेशन पे हम अपना बिज़नेस को सेटअप करेंगे. सपोज़ करो हमने ऐसी जगह पे बिज़नेस सेटअप कर लिया जहाँ से हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल ही नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल आने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो इससे हमारे प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा. या फिर जहाँ से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं हम वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है. और जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो तो कम प्राइस में बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट और हम ज़्यादा में बेच रहे हैं क्योंकि हमें रॉ मटेरियल ही महंगा पड़ गया. तो ऐसी लोकेशन पे हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल, लेबर या और जितनी फैसिलिटी हमें रिक्वायर्ड है वो सारी फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाए. अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे बिज़नेस को लॉस भी हो सकता है. फाइनेंसिंग द proposition. For every business, availability of capital or fund is an important factor while starting a business because capital is needed in each activities and aspects of business such as in investment in fixed assets, stock, meeting day-to-day expenses etc. यानी कि अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हर एक बिज़नेस में कैपिटल और फंड्स की रिक्वायरमेंट तो होती ही है. इसलिए हमें बिज़नेस ऐसे स्टार्ट करना चाहिए यानी कि जब हमारे पास क्या हो, कैपिटल हो और फंड्स अवेलेबल हो या बैंक से हमें इजीली लोन मिल रहा हो. क्योंकि फंड्स की रिक्वायरमेंट हमें फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए होती है, स्टॉक्स को खरीदने के लिए होती है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को, डे टू डे जो एक्सपेंस होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में उनको करने के लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. फिजिकल फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग इज़ ऑल्सो कंसिडर वाइल स्टार्टिंग अ बिज़नेस. यानी कि कभी भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें सपोज़ करो अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज को, तो हमें मशीन की, बिल्डिंग की, इक्विपमेंट्स की, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले. द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड. यानी कि ये फिजिकल फैक्टर्स, जो फिजिकल फैसिलिटी है, जो मशीन, बिल्डिंग है, वो किस पे डिपेंड करती है कि हम कितना बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, किस स्केल पे हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे. ज़्यादा हम लार्ज स्केल पे बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा मशीन्स की, बड़ी बिल्डिंग की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा फंड्स हमें चाहिए. फिजिकल फैसिलिटी किस पे डिपेंड करती है, हमारे नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस कैसा है. कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड workforce. Every business need competent workforce to run its business operations smoothly. Proper planning and training should be done by hiring employees at the right position and at the right time and right cost. यानी कि competent and committed workforce क्या है, हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है. अब हमें मैन पावर तो मिल गई लेकिन हमने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी तो भी लॉस होने के चांसेस हैं. हमें मैन पावर मिल गए, हमें पर्सन्स मिल गए हैं, ठीक है, हमने उनको हायर कर लिया, अब हमें क्या करना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है या जो जिस काम को अच्छे से कर सकता है उसको हमें वही काम देना चाहिए. टैक्स प्लानिंग, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स लॉ in the country, every business has to do proper tax planning in advance to save itself from any problem in future. यानी कि आजकल हम देख रहे हैं कि कंट्री के अंदर टैक्स का बहुत ज़्यादा वो लॉ बन चुके हैं टैक्स से रिलेटेड. तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए एडवांस में ही कि किस तरीके से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं,
या टैक्स प्लानिंग इन एडवांस टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर, यानी कि किस तरीके से हम टैक्स की प्लानिंग करें ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, आफ्टर ऑल दिस स्टेप पर्सन कैन गो अहेड विथ स्टार्टिंग अ बिजनेस, इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और अ कंपनी। यानी कि ये सारे फैक्टर हमने ध्यान में रख लिए हैं कि किस किस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कि बिज़नेस पहले हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा बिज़नेस करना है। सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा बिज़नेस करना है, ठीक है, कौन से सेक्टर में हमें जाना है। उसके बाद ये देखना है कि साइज़ ऑफ बिज़नेस कैसा होना चाहिए, लार्ज स्केल पे काम करना है, स्मॉल स्केल पे काम करना है। उसके बाद जहाँ पे भी हम बिज़नेस करने की सोच रहे हैं वहाँ की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे हमें सारी फैसिलिटी, रॉ मटेरियल, लेबर इजीली अवेलेबल हो जाए। फोर्थ, हमें ये देखना है कि किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास इनफ फाइनेंस होना चाहिए अपने बिज़नेस को करने के लिए। फिजिकल फैसिलिटी, यानी कि अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है जो ईजिली अवेलेबल हो जाए। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, यानी कि कोई भी बिज़नेस करने के लिए हमें मैन पावर की, वर्कफोर्स की भी ज़रूरत है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, उनको सही पोजीशन पे, जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको वहीं पे लगाना चाहिए। टैक्स प्लानिंग हमें कर लेनी चाहिए पहले से ही, क्योंकि आजकल हमारी कंट्री जो है वो टैक्स से रिगार्डिंग बहुत सारे लॉज बन चुके हैं, इसलिए हमें पहले से ही एडवांस में प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें किस तरीके से टैक्स की पेमेंट करनी है ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में दे लिया है तो हम बिज़नेस करने के लिए तैयार है। बिज़नेस किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो बिजनेसमैन मिलके आपस में क्या करते हैं, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। कंपनी के अंदर हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, जब एक पर्सन क्या करता है, अपना खुद का बिजनेस करता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ये इन सारी टर्म्स के बारे में हम आने वाली क्लासेस में और अच्छे से समझ पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर एनी एक्टिविटी दैट आर कैरिड आउट विद द गोल ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। इट इज़ मेजरली ऑफ 3 टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि हम क्यों करते हैं, ताकि हम प्रॉफिट को अर्न कर सकें, ठीक है। अर्निंग करने के लिए हम बिज़नेस करते हैं। हमने कहा था कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम क्या करें, प्रॉफिट अर्न करें, मनी अर्न करें। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। बिजनेस ये होता है ताकि हम सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर सकें, डेली बेसिस पे, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे काम करें। प्रोफेशन के लिए हमें एक स्पेसिफिक स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो दूसरों के लिए काम करे और पैसा अर्न करे। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी एक्सेट्रा एंड विदाउट द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, सोशल वर्क, रिलीजियस एक्टिविटी एक्सेट्रा। यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हम लव के लिए करते हैं या अफेक्शन के लिए, सिंपैथी के लिए करते हैं, ठीक है, जिससे एक ऐसा काम जिसे करके हमें कोई पैसे की अर्निंग नहीं होगी, लेकिन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज करो एक पर्सन है, उसकी मम्मी, सपोज करो एक पर्सन ए है, ठीक है, उसकी मम्मी उसके लिए खाना बना रही है, उसके बदले में वो उससे पैसे तो नहीं लेती, ठीक है। अगर खाना बना के दूसरों को सेल करे, ठीक है, उसके बदले में उसको पैसा मिले, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जो एक ऐसी एक्टिविटी जिससे अर्निंग नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक। बिजनेस का क्या रोल है इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में? बिजनेस एक्टिविटी हैव बीन अंडरटेकन सिंस द एंशिएंट ईरा। There exists transfer of goods both within and outside the country, and the income received from such economic business activity were used for further investment। यानी कि बिज़नेस हम क्यों करते हैं? जो बिज़नेस है वो हम आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत सालों से बिज़नेस चलता आ रहा है। बिज़नेस के अंदर हम क्या करते हैं? गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। सेलर क्या करता है? गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर्स को बेचते हैं,
ठीक है। कस्टमर अपनी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसके बदले में कस्टमर सेलर को क्या देता है, मनी देता है, ठीक है, उसकी वैल्यू देता है, जो भी उस गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू है। क्या हम बिज़नेस अपनी कंट्री में करते हैं? हम अपनी कंट्री में भी करते हैं और कंट्री के बाहर भी बिज़नेस को किया जाता है, फॉरेन बिज़नेस किया जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक बिज़नेस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो, इनकम रिसीव्ड हो, और जो पैसा हमें मिलता है, ठीक है, कुछ पैसा हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और कुछ हम अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है आगे फिर से ग्रो कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये चैनल अभी यहीं तक, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा ये यहीं तक था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।